जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के स्पेशल यूपी जीके के सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अभी के जो टाइम है बस रिवीजन करना है, जितना पढ़ने का है बस पढ़ चुके हैं। अब जो बाकी टेस्ट जो बचा हुआ समय है उसमें रिवीजन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में स्पेशल यूपी जीके के किस किस टॉपिक को हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की यानी यूपी पुलिस के लिए जो सुपरफास्ट जिन टॉपिक पर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो हैं उत्तर प्रदेश भौगोलिक अवस्थी मृदा कृषि एवं पशुपालन पर, उत्तर प्रदेश नदियाँ नहरें झील ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, उत्तर प्रदेश वन वनस्पति एवं वन्य जीव, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन, उत्तर प्रदेश उद्योग, उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार, उत्तर प्रदेश जनगणना, उत्तर प्रदेश जनजाति और उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ तक यानी यूनिट नंबर अध्याय नंबर 10 तक हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जितने भी इसमें एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, यानी सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला जो चैप्टर है वह है उत्तर प्रदेश भौगोलिक अवस्थिति मृदा कृषि एवं पशुपालन। यहाँ इस चैप्टर का हम लोग जितना भी एमसीक्यू है सभी को इसमें कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। तो किस प्रकार से पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में कौन सी है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं, इनमें से कौन सी हैं। तो ये है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा फसल लगाई जाती है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल लगाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल इनमें से कौन सा है, तो कौन है, तो ये आपका गन्ना है, गन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, तो ये है गेहूँ, चना, मटर और जौ। गेहूँ, चना, मटर और जौ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है प्रदेश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला है। प्रदेश के सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका गोरखपुर, ये है गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। उत्तर के प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आलू के उत्पादन में जो है ये पहला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है भारत में उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये कौन सा स्थान है, तो ये पहला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है उत्तर प्रदेश खाली जगह का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश क्या सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है, तो क्या उत्पाद करता है ये, तो ये आम सबसे ज़्यादा ये उत्पाद करता है। 9 नंबर है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका प्रतापगढ़, ये है प्रतापगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अफीम की फैक्ट्री किस जिले में स्थित है ये, तो ये है आपका गाजीपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धासन नदी के जल प्लवावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये लाल मृदा पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है ये, तो ये है आपका बुंदेलखंड प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर है उत्तर प्रदेश में
पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है? तो ये है महोबा, ये है महोबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 14 नंबर में, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा आमों का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो कौन सा फसल का उल्लेख करता है ये? तो ये करता है आपका चावल, गेहूं, बजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बजरा, जौ और मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर है, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो कहाँ पर की गई है ये? तो ये महोबा में की गई है। 17 नंबर है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 9 में किया गया है। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है ये? तो ये है GBPUAT पतनगढ़। GBPUAT पतनगढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है 19 नंबर है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में खाली जगह में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था ये? तो ये किया गया था आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में किया गया था। 21 नंबर है, उत्तर प्रदेश प्रमुखता तिलहनी फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुखता तिलहनी फसल कौन सी है? इनमें से कौन सी है तिलहनी फसल? तो ये है राई तथा सरसों है। 22 नंबर है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था खाली जगह पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है ये? तो ये है आपका खाद्य पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 नंबर है, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है ये? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आगरा में किया गया है। तो इसका 22 नंबर का जो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ठीक है, ये थोड़ा मिस हुआ था, हमें बोलने में मिस हुआ था। ये बी नंबर होगा इसका। 24 नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? किस क्षेत्र पर निर्भर है ये? तो ये प्राथमिक क्षेत्र किस में आते हैं? तो ये कृषि में आते हैं प्राथमिक क्षेत्र। 25 नंबर है, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है। प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है बाराबंकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? किस फसल की खेती के लिए होता है ये? तो ये होता है आपका चावल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। 27 नंबर है, काली मिट्टी को खाली जगह भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये रेगुर मिट्टी कहा जाता है। प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। प्रदेश के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है सरयू एवं घाघरा दोआब। सरयू एवं घाघरा दोआब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 29 नंबर है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त किस में होता है? तो ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। 30 नंबर है, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? किस तत्व का होता है? तो विटामिन ए का होता है। 31 नंबर है, भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो क्या उत्पाद ज़्यादा नहीं करती है ये? तो ये फूलों का ये उत्पाद नहीं करती है। 32 नंबर है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये बाबूगढ़ में स्थित है।
आगे निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? किस स्थान का है ये? तो ये है आपका मालिहाबाद लखनऊ का। 34 नंबर है, निम्न में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा है? तो ये है आपका मक्का तोरिया गेहूं है। 35 नंबर है, दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1970 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत हैं? निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत हैं? तो कहाँ पर हैं ये? तो ये झांसी में, यहाँ ये झांसी में है। आगे हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये कौन है? ये नॉर्मन बोरलॉग। और भारत का हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है MS स्वामीनाथन। ये भारत के हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत के हैं और ये विश्व का है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो ये आपका सरसों जो है ये रबी फसल में आते हैं। अब है दूसरा चैप्टर, उत्तर प्रदेश नदियां, नहरें, झील, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। एक नंबर है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? किन नदियों के मिलने से बनी है ये? तो ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ये बनी है। 2 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया घाघरा नदी पर बनाया गया है। आगे है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। 4 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध इसमें से कौन सा है? तो ये राम गंगा बांध है। 5 नंबर है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, सिंचाई के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये नलकूप है, ये सबमर्सिबल। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बाहिड़ का निर्माण करती है? तो कौन सा नदी करती है? तो ये गोमती करती है। आगे है 8 नंबर, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो कौन सी जनपद में मिलती है ये? तो ये बांदा जनपद में मिलती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका पीलीभीती में। 10 नंबर है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है कन्नौज के निकट। कहाँ पर? कन्नौज के निकट। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वो कौन सा जिला है जहाँ पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो कौन सा जिला है ये? तो ये है बिजनौर। कौन सा जिला है ये? बिजनौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये पूर्वी यमुना नहर। निम्न में कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? कौन सी है? तो ये है आपका वान सागर बांध एवं नहर परियोजना। आगे है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? तो इनमें से कौन सा ये शहर और इसका नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गंगा नदी, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गंगा बिठूर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये हो जाएगा।
और ताप्ती गोरखपुर शहर बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। गोमती जो है, गोमती ये जौनपुर और साई जो हैं ये प्रतापगढ़ नदी के किनारे, प्रतापगढ़ शहर साई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, हाँ ये ठीक है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर निकलती है? कौन सी नहर है? तो ये निचली गंगा नहर है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद से प्रवेश करती है? कौन सी जनपद से प्रवेश करती है ये? तो ये सहारनपुर से जनपद से प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? तो किस जनपद में मिलती है ये? तो ये मिलती है इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित कहाँ पर हैं ये? तो ये है आपका बेतवा नदी पर है। 19 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूप का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? कहाँ पर शुरू हुआ है ये? तो ये है मेरठ में। पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी पर पाए जाते हैं? किस नदी पर पाए जाते हैं ये पत्थर? तो ये गंडक नदी पर पाए जाते हैं। आगे है 21 नंबर, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कहाँ पर स्थित हैं ये? तो ये है सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। 22 नंबर है, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस नदी पर? ये बेलन नदी पर किया गया है। 23 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है सबसे ज़्यादा नहर? तो ये पाई जाती है पश्चिम भाग में पाई जाती है। 24 नंबर है, राम गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? किस राज्य में प्रवेश करती है ये? तो ये प्रवेश करती है बिजनौर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, राम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है ये? तो ये सोन नदी पर स्थित है। 26 नंबर है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है ये? तो ये है मामचा चुंगो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है ये? रिहंद नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 नंबर है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये टोटल 28 जिलों से होकर बहती है। 29 नंबर है, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये बहती है टोटल 20 जिलों से। हाथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये? तो किस नदी पर ये स्थित है? तो ये यमुना नदी पर। सरयू नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो ये शारदा नदी के। आगे है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? किस जनपद से करती है ये? तो ये करती है लखीमपुर खिर्री से प्रवेश करती है। आगे शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो किस जिले से प्रवेश करती है ये? तो पीलीभीत से प्रवेश करती है। 34 नंबर है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी पर। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ये गोमती नहीं है। आगे है, उद्गम स्रोत के आधार पर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती है? तो ये 3 प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा नगर है जो गंगा के किनारे की स्थित नहीं है? तो ये है कोसाम्बी नगर।
39 नंबर है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हरिमपुर, हरिमपुर। 40 नंबर है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? किस स्थान पर मिलती है ये? तो ये हाजीपुर में मिलती है। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये आपका कल्याणी। 42 नंबर है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये राप्ती, राप्ती नदी के तट पर। देश में नलकूप द्वारा सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल है। संक्षिप्त क्षेत्रफल कितना है? ये कहाँ पर है ये? तो ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। 44 नंबर है, शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर है? तो ये मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में स्थित है। कुल्लर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में स्थित है? तो ये भिल्ली भित्ती में स्थित है। आगे हैं, उत्तर प्रदेश में झील के संदर्भ में कौन सी विकल्प सही सम्मिलित हैं? इनमें से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? तो कौन सा है? तो ये है आपका सभी जो है ये चारों, रामगढ़ गोरखपुर से संबंधित हैं, मानसी गंगा मथुरा से संबंधित हैं, लक्ष्मी ताल झांसी से, और मदन सागर जो है महतो, यानी कि ये सभी से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित झील है? इनमें से कौन मानव निर्मित झील है? तो ये है गोविंद सागर, गोविंद सागर। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका यमुना, यमुना। 49 नंबर है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू, सरयू नदी के। आगे हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध, रामगंगा बांध। याद रखिएगा इसको। आगे है, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है, जो कि किससे बनी है? ये जो कि बनी है चंबल नदी पर, जो कि चंबल नदी पर बनी है। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? सॉरी, इसका ये 51 नंबर का बेतवा नदी हो जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूज था इसमें, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नहीं होगा, ये बेतवा नदी हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? कौन सी नदी हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका गंडक नदी, गंडक नदी। 53 नंबर है, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? कौन सा राज्य है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल संचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ये लगभग 30% है। कितना परसेंट? ये 30% है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है चैप्टर नंबर 3, यानी उत्तर प्रदेश वन संपत्ति एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया था इसको? तो ये किया गया था आपका 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1974 को किया गया था। 2 नंबर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कहाँ, किस जिले में स्थित है ये? तो लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है ये। 3 नंबर है, चंद्रभद्रा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में ये वन स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। लाख बसोई अभयारण्य खाली जगह में स्थित है, तो कहाँ पर ये स्थित है? तो ये कन्नौज,
कन्नौज में स्थित है। आगे निम्नलिखित पंछी अभयारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो नीचे दिए गए कूट में बताना है। तो ये आपका ये चित्रांडी पंछी अभयारण्य और आधवा पंछी अभयारण्य ये यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है उत्तर प्रदेश पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया था ये? तो ये किया गया था महाराजगंज में किया गया था। आगे विजय सागर पंछी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये महोबा में स्थित है। आगे उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा है। आगे निम्नलिखित में से कौन से पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कौन सा पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये समसपुर पंछी अभयारण्य स्थित है। 10 नंबर है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो कहाँ पर है मयूर संरक्षण केंद्र? मयूर संरक्षण यानी कि मोरों का संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तो मथुरा में। आगे है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? किस स्थल को किया गया है? तो ये पार्वती आरंगा के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं इस तराई क्षेत्र में? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम वर्णपाती वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं सुराहा ताल पंछी विहार प्रदेश में कौन से जनपद में स्थित है? सुराहा ताल पंछी विहार प्रदेश में कौन से जनपद में स्थित हैं? तो कौन से जनपद में स्थित हैं ये? तो ये है आपका बलिया जनपद में स्थित हैं। आगे है प्रदेश का सबसे बड़ा पंछी विहार कहाँ पर है? तो ये लाख बहोसी पंछी विहार में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है प्रदेश का सबसे छोटा पंछी विहार कौन सा है? तो ये आपका पटना पंछी विहार पटाना पंछी विहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है उत्तर प्रदेश के सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा वृक्ष इनमें से पर्यावरण के लिए खतरा है? तो ये है यूकेलिप्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खाली जगह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है झांसी में स्थित है। 20 नंबर है वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई? कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कानपुर में किया गया था। आगे प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला है। प्रदेश के न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका भदोई है। आगे प्रदेश के अधिकतम वनावरण वाला जिला है। प्रदेश के अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? कब शुरू किया गया था ये? तो ये किया गया था 1976 को किया गया था। राज्य में गब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित हैं? गब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कहाँ पर हैं ये? तो ये इटावा में स्थित है।
आगे राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो कुल कितनों क्षेत्रफल वनों का विस्तार होना चाहिए इसमें? तो ये होना चाहिए 33.33% क्षेत्रों में, कम से कम इतना होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर है उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है? कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रों में वन क्षेत्र है? तो कितना है ये? तो ये लगभग 6.88%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षारोपण है, तो कितना परसेंट पर है ये? तो ये है 9.2% पर है। आगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है ये? तो ये मिलता है लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र है, तो कहाँ पर है ये? तो ये है आपका सोनभद्र में है। आगे कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास खाली जगह है, तो इसमें से कौन सा है? तो ये आपका बांस है। आगे है बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते के उपयोग किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते के किया जाता है? तो ये तेंदू के पत्ते को। आगे है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उनके भौगोलिक क्षेत्रों का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन वांछित है? तो कितने हैं? तो ये हैं 17 है। आगे है पावर्ती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह एक पंछी अभयारण्य है ये, और यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, तो ये दोनों कथन इसका सही है। आगे है निम्न में कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा अभयारण्य है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका नवागज इलाहाबाद, ये सही नहीं है। बाकी ये सब इसका एक दूसरे से सही सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। एक नंबर है उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। आगे है उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है? तो ये है आपका नैनी। सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले से होता है? ये? तो ये होता है आपका इलाहाबाद जिले से होता है। आगे हैं उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये सनरोई ललितपुर से, सिनराई ललितपुर से होती है। आगे हैं उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1955 उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। कब घोषित की गई थी? तो ये 1998 को घोषित की गई थी। आगे उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? तो कब किया गया था ये? तो ये किया गया था आपका 1974 को किया गया था। चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान प्राप्त है ये? तो ये द्वितीय स्थान है। आगे हैं उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो ये किस जिले में उपलब्ध है ये? तो ये है आपका ललितपुर जिले में।
आगे है कांच बालू या सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है ये? तो ये प्रथम स्थान है। आगे है उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है ये? तो ये झांसी से प्राप्त होता है, ललितपुर से, महोबा से, यानी कि उपयुक्त इन सभी जिलों से प्राप्त होता है। आगे प्रदेश में एंडालुसाइड प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है ये? तो ये प्राप्त होता है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। आगे हैं एंडालुसाइड के भंडार की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है, कौन सा स्थान है ये? तो ये है इसमें प्रथम स्थान। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है इसमें? अभक्र जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आगे हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज इसमें से कौन है? तो ये लाइमस्टोन तथा डोलामाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर है उत्तर प्रदेश की खनिज के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया? तो कितने क्षेत्रों को किया गया है? तो ये 10 क्षेत्रों को। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? प्राप्ति प्रदेश किस जिले से होती है? तो ये होती है मिर्ज़ापुर से होती है। आगे हैं उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी से प्राप्त होता है? सोना किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से होती है? तो ये शारदा रामगंगा नदी क्षेत्रों से होती है। आगे हैं प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है? उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ पर उपलब्ध है? तो ये मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्रा में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है आपका यूरेनियम झांसी। आगे हैं यूको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? तो ये है आंवला स्थान पे है। अब है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन खनिज संसाधन नहीं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका नरोरा है। अबोरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी के सहयोग से की गई? है? तो ये सोवियत रूस से की गई है। आगे नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बुलंदशहर में। आगे प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1983 को किया गया था। आगे प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा की प्रथम इकाई चालू हुई। ये कब चालू हुआ था? तो ये हुआ था 1991 को। पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये 1959 को किया गया था। प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जिला विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो कहाँ पर हैं ये? तो ऊपरी गंगा नहर में। आगे हैं शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो ये कहाँ पर लागू किया गया था इसको? तो ये इसको लागू जो किया गया था ये आगरा में लागू किया गया था। आगे निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्र में से कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो इनमें से कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो ये डांटा गैस। आगे उत्तर
उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया? तो ये कब आया था? तो ये 2000 ईस्वी को आया था। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराना विद्युत गृह है, सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है? तो ये है हरिद्वांगज ताप विद्युत गृह, हरिद्वांगज ताप विद्युत गृह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं परीक्षा तापीय परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई? परीक्षा तापीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये झांसी में किया गया है। आगे अनपरा डी परियोजना के निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो ये जापान के सहयोग से हो रहा है। आगे हैं ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है ये? तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। माता टीला विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित किया गया? किस नदी पर स्थापित किया गया? तो ये बेतवा नदी पर स्थापित किया गया। आगे है शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? किस जनपद में है ये? तो ये है आपका पीलीभीत में है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऊर्जा का है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये प्राकृतिक गैस। आगे है निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो किसमें नहीं है? तो ये गंडक परियोजना में। आगे हैं उच्चहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। उच्चहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है तो किसमें? रायबरेली में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है बरेली में स्थित है। आगे हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? कहाँ पर किया गया था ये? तो ये अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। आगे हैं ललितपुर ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये बजाज ग्रुप के द्वारा। आगे बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रोजा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश स्थित है? इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका दादरी और सिंगरौली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब है चैप्टर नंबर 6 उत्तर प्रदेश एवं उसके उद्योग। एक नंबर है आगरा के सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सा है? आगरा के सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सा है? तो ये पेड़ा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयों स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान की मंजूरी दी है? तो किस वित्तीय संस्थान की मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया है सिडबी को दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नोएडा में किया जा रहा है। चार नंबर है उत्तर प्रदेश में कौन से शहर के उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर को उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका कानपुर को। इनमें से कौन सा स्थान धातु की काला रंगीन ताप चीनी द्वारा जटिल नक्शी के लिए प्रसिद्ध है? थोड़ी सी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 6 नंबर निम्नलिखित में से किस प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने के लगभग 300 छोटी इकाइयाँ हैं? तो किस में है? तो ये अमरोहा में है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो जो मैच नहीं करता है? तो ये हो जाएगा परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, ये नहीं मैच करता, बाकी सब एक दूसरे से संगत हैं। 8 नंबर है
उत्तर प्रदेश राज्य में खाली जगह शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है? तो ये आपका लखनऊ है, लखनऊ। 9 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जनपद है? तो ये है मथुरा है, मथुरा। आगे उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? तो ये चिकनी कारीगरी के लिए। आगे हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आगे हैं उत्तर प्रदेश खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश? तो ये है आपका चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आगे हैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर खाली जगह अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका चुनार। आगे हैं उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नमक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु खाली जगह के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अमेजॉन के साथ। आगे हैं उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच की चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश भारतीय वनजी एवं उद्योग मंडल एसोचैम यानी यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1994 को किया गया था। आगे परुखावाद खाली जगह काला का पर्याय बन गया। किसका पर्याय बना ये? तो ये बन गया है हाथ छपाई का। आगे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा लखनऊ प्रसिद्ध है। आगे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है मथुरा में स्थित है। आगे हैं उत्तर प्रदेश का कुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है? कौन सा? तो ये जाना जाता है खुर्जा के लिए। आगे हैं बांदायू अपने जरदोई उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से बांदायू बिसोली और दातगंज तहसील में किए जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को खाली जगह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस काम को? कहा जाता है कारचोबी कहा जाता है। आगे उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई? तो ये किस स्थान पर की गई? तो ये कानपुर में की गई। उत्तर प्रदेश उद्योग विकास निगम स्थापित हैं। तो कहाँ पर स्थापित हैं ये कानपुर में स्थापित हैं। आगे हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका सिंगरौली में लाया गया था। वस्त्र उद्योग व सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के भारत में कौन सा स्थान है? तो ये तृतीय स्थान है। आगे हम उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। कहाँ पर हैं ये? तो ये हैं बरेली में। चीनी उत्पाद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश का में स्थान है। कौन सा स्थान है ये? तो ये प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग है। 40 नंबर है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो ये हथकरघा उद्योग है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये तारापुर में की गई थी। आगे है रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे है निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, तो कौन है, तो ये खेल के सामान का, खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। आगे हैं चमड़े के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध झीलें खाली जगह में है, तो कहाँ पर हैं ये, तो ये आगरा और कानपुर के, आगरा और कानपुर में। 34 नंबर है निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किस नगर को कहा जाता है, तो ये कानपुर को, कानपुर को कहा जाता है। आगे उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया, कब किया गया था ये, तो ये किया गया था आपका 1960 ईस्वी को, 1960 ईस्वी को किया गया था। आगे उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं, तो कहाँ पर स्थापित हैं ये, नरोरा में, नरोरा में स्थापित हैं। दादरी, चुनार, चूर्क तथा डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, क्या उत्पादित करते हैं ये, तो ये सीमेंट उत्पादित करते हैं। आगे हैं उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, कहाँ पर है ये, तो ये है आपका बरेली में है, बरेली में। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है, किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक पाई गई है, तो ये है आपका चीनी की मिल सबसे ज़्यादा पाई गई है। आगे हैं 40 नंबर में उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित हैं, तो कहाँ पर स्थापित हैं ये हैं मुगल सराय क्षेत्र में, मुगल सराय क्षेत्रों में है। 41 नंबर है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पर किया गया है, तो ये रायबरेली क्षेत्रों में। आगे हैं उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, कृत्रिम अंग बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं ये, तो ये बनते हैं आपका कानपुर में। आगे हैं सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये, तो ये आपका नोएडा में है, नोएडा में। आगे हैं निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी भी कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है, तो ये मेरठ को कहा जाता है। आगे हैं यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण होता है, उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित हैं, कहाँ किस शहर में स्थित हैं ये, तो ये मेरठ में है। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पाद है, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पाद है, तो ये है आपका देसी घी का। आगे हैं उत्तर प्रदेश में खाली जगह चमड़े व्यवसाय का एक प्रमुख है, किसका है ये, तो ये है आपका कानपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमी को उद्योग एवं उद्योग लगाने वाले सहायता करता है, तो कौन करता है ये, तो ये उद्योग बंधु। आगे तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया, तो कहाँ पर किया गया था ये, तो किया गया था ग्रेटर नोएडा में किया गया था। आगे व्यापार सुविधा केंद्र एवं कॉर्पोरेट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई, तो किस जनपद में हुई थी, तो ये हुआ था वाराणसी जनपद में। आगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, कौन सा शहर नहीं है, तो ये आपका इलाहाबाद। आगे प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है ये, तो ये वाराणसी में है, वाराणसी में अवस्थित है। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी और नक्का सिदार कास्ट शिल्प, ये आपका सही नहीं है। बाकी जो जितना दिया है ये आपस में सही है एक दूसरे से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये अलीगढ़ कैंची,
कैंची से संबंधित नहीं है, बाकी बात एक दूसरे से सब सही सम्मिलित हैं। आगे हैं गिंडा है। गिंडा क्या है? गिंडा जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। गिंडा जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। आगे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? कौन सा प्रदेश विकसित हुआ है सबसे ज़्यादा? ये पश्चिमी क्षेत्र विकसित हुआ है। अब है चैप्टर नंबर 7 उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार। उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार। एक नंबर है जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ तक फैली हुई है? कहाँ तक फैली हुई है ये? तो ये फैली हुई है यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया? किन दो शहरों के बीच बनाया गया? तो ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है बाबतपुर वाराणसी में स्थित है। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? किस भाग को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया प्रयागराज से हल्दिया तक को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलाना प्रस्तावित है? कहां से कहां तक चलाना प्रस्तावित है? तो ये चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक चलाने का प्रस्तावित है। आगे है UPRRDA यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2003 को किया गया था। आगे भारत के प्रथम हवाई अड्डा सेवा शुरू की गई कब किया गया था? तो ये किया गया था 1911 को किया गया था। आगे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1974 को। प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर ये मुख्यालय स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आगे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये बस्ती से। देश के 18 रेल जोनों में से कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? कितने गुजरती है? तो ये 5 गुजरती है। आगे हैं कितने रेल जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? कितने रेल जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है? कितने हैं? तो यह 2। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC की स्थापना कब की गई? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 को। 14 नंबर है भारत की पहला 14वां लेन महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे जिसको कहा जाता है कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेस। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। आगे है उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? तो किस अंक से होती है? तो ये 2 से होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश के स्थान देश में है कौन सा स्थान है? तो ये है आपका प्रथम है। आगे है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाले सबसे लंबा राजमार्ग है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? नेशनल हाईवे 19। आगे है उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी वर्ष 1959 ईस्वी में चलाया गया था। आगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? कितने हवाई
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं तो ये हैं, टोटल हैं 5। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तक पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कितने मिलते हैं ये, कहाँ पर मिलते हैं ये, झांसी में जाके मिलते हैं। आगे ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नगर नहीं आता है इसके अंतर्गत, ये लखनऊ नहीं आता है। आगे हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था आपका कानपुर में किया गया था। आगे हैं यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है। कौन सा हाईवे घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110। प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110 घोषित किया गया है। आगे हैं उत्तर प्रदेश रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये, तो ये गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हैं आगरा में स्थित हैं। आगे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इलाहाबाद से हल्दिया। आगे वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में खाली जगह तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, तो ये अमृतसर से कोलकाता तक। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है, तो ये है आपका सड़कों से संबंधित है। आगे भारत में सेमी हवाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम चलती है, तो कहाँ से, तो ये चलती है आपका नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। अब है अध्याय 8 उत्तर प्रदेश की जनगणना। ये इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आगे हैं 1 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो ये था प्रयागराज का। जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा राज्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। आगे है निम्नलिखित भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर विलियन शहर नहीं है। कौन सा शहर नहीं है, तो ये है आपका मुरादाबाद। आगे भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। तो ये है आपका महोबा में सबसे कम थी। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर थी, कितना थी, तो ये 57.2% थी। आगे हैं निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये श्रीवस्ती में कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। किस जनपद में है, तो ये है गाजियाबाद में है। आगे हैं उत्तर भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात कितना है ये, तो ये है आपका 912 है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन है। कौन सा जनपद है ये, तो ये आपका सोनभद्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से लेकर 2011 तक वृद्धि हुई थी। कितना % वृद्धि हुई थी, तो ये हुआ था 11.45%।
आगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत है ये, तो ये है 77.7%। आगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का खाली जगह परसेंट है, कितना परसेंट है, तो ये है आपका 16.5%, 16.5% है। 14 नंबर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है, वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो ये आपका 20.22%, 20.22% है। आगे हैं उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या घनत्व खाली जगह प्रति किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है ये, तो ये है आपका 829 किलोमीटर, 829 किलोमीटर 829 प्रति किलोमीटर है। आगे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, किसमें है, तो ये है श्रीवस्ती में है, श्रीवस्ती में। आगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है, दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो किसमें है, तो 1991 से 2001 के बीच। आगे निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरे प्रमुख स्थान है, किसका है, तो ये आपका सिख का है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो यह जौनपुर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही है ये, तो ये 20.22% रही है, 20.22%। आगे हैं जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, तो किसका है ये, तो इलाहाबाद प्रयागराज के। आगे हैं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर यानी शिशु लिंग अनुपात है, कितना शिशु लिंग अनुपात है, तो ये है आपका 902 है। आगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, किसका है साक्षरता दर सबसे अधिक, तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर का है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो ये है आपका 77.3%। आगे हैं उत्तर प्रदेश में 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, साक्षरता दर कितना है, तो ये है आपका 67.68%, 67.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाला जिले क्रमशः है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाराणसी तथा बागपत हो जाएगा। आगे है 27 नंबर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इटवा 69.79%, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हैं जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही आरोही क्रम है, सही आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, अररिया, इटावा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो कहाँ पर है ये कम, तो ये है आपका रामपुर में है। आगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, तो ये रही है किसमें, तो ये 1971 से 81 के दशक में, 1971 से 81 के दशक में कम रही है। आगे 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो कितनी प्रतिशत है ये, तो ये है आपका 16.5%, 16.5%। आगे हैं जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों की सही क्रम है, तो इसके सही क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कानपुर, लखनऊ, आगरा और वाराणसी हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 33 नंबर, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख नगर बने? तो कब बने हैं ये? तो ये बने हैं आपका क्रमशः जो हैं वो 1971 और 1981 में, 1971 और 1981 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी व कुल आबादी का लगभग है, कुल आबादी का लगभग कितना है? तो ये आपका 48% है। आगे जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? किस में ज़्यादा है? तो ये आपका इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। आगे निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज। आगे हैं 37 नंबर में, निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? तो ये है आपका, इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4% है। इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? किस जनपद की संख्या न्यूनतम है? तो ये है महोबा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है उत्तर प्रदेश जनजातियां, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जनजातियां, चैप्टर नंबर 9। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सा जनजाति की सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो ये थारू जनजाति पाई जाती है। दो नंबर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति है। कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये थारू जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी जनजाति ये नहीं है? तो ये है तड़वी जनजाति। आगे है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अग्रिया जनजाति निवास करती है? कहाँ पर निवास करती है? तो ये सोनभद्र में। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? कहाँ पर करती है ये? तो ये करती है आपका उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती है? तो ये रहती है आपका थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित है? कौन सा युग्म सुमलित है? तो ये बुक्सा बिजनौर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित है? इनमें से कौन सा युग्म सुमलित है? तो ये है भोक्सा बिजनौर। आगे हैं, परहिया जनजाति निवास करती है। तो कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? कौन सी जनजाति निवास करती है? तो माहीगिरी जनजाति। निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों के स्थान सबसे ऊंचा है? तो ये है बुक्सा की। आगे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपद में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। आगे उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है? कहाँ पर है ये? तो ये बिजनौर में है। 14 नंबर है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? तो ये सोनभद्र है। आगे हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया? ये तो कब किया था? ये किया 2003 में किया है। आगे हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो ये बुक्सा जनजाति।
आगे हैं बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। तो मुख्य निवासी कौन है ये? तो ये है आपका खरवार हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली का शोक के रूप में मनाती है? दिवाली को शोक के रूप में मनाती है दिवाली पर। तो कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये थारू जनजाति। बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है तखत कहलाता है। आगे ही बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो ये कहते हैं पीपल को पूजा करते हैं। थारू जनजाति द्वारा मंदिरा को कहा जाता है। मंदिरा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जाड़ कहा जाता है। आगे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1986 से 87 के बीच। आगे बेंगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है ये? तो ये पाई जाती है सोनभद्र में पाई जाती है। आगे हैं थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है। थारू जनजाति शिवलिंग बना होता है, किसका बना होता है? तो ये बना होता है बांस के। किसका बना होता है? बांस के। उत्तर प्रदेश के कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत वंशज मानती है? स्वयं को राजपूत वंशज मानती है। तो कौन? तो ये हो जाएगा आपका बुक्सा जनजाति। आगे है थारू जनजाति में वर एवं वधू पक्ष की तरफ से विवाह तय करने के लिए जाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ये कहते हैं पक्की पौड़ी कहा जाती है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये तराई क्षेत्रों में। आगे निम्न में से कौन सी जनजाति किरायत वंश से संबंधित है? कौन सी जनजाति है? तो ये थारू जनजाति। आगे हैं महागिरी जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया? महागिरी जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया? तो इन्होंने जो अपनाया था, ये अपनाया था इस्लाम धर्म को। आगे मजहर, होली, माघ, खिचड़ी, गुड़िया आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये थारू जनजाति के। आगे हैं अगरिया, बेगा तथा भुआई अनुसूचित जनजाति मुख्यतः निवास करते हैं। मुख्यतः कहाँ पर निवास करते हैं? सोनभद्र में निवास करते हैं। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? किस जनजाति का है ये? तो ये है आपका खरवार का है। किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोट रखती है? किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं। किस जनजाति के लोग रखते हैं? तो ये रखते हैं थारू जनजाति के। आगे हैं किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है किसमें? तो ये थारू में। किस जनजाति के लोग लठ भराव भोज देते हैं? किस जनजाति में? तो ये थारू में। आगे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सी है? सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सी है? तो ये गोंड है। निम्नलिखित में से कौन से जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित हैं? कौन से हैं? तो ये थारू हैं। आगे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवागृह प्रथा चलित है? किसमें है? तो ये आपका भोटिया जनजाति के। अब है अध्याय 10 उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। एक नंबर है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सही है? तो ये है आपका, ये सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं।
और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। कार्यों का विस्तार किया जा सकता है तो किसमें? तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। आगे हैं, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? कोरम क्या है? तो ये कोरम क्या होता है? तो ये है, ये 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? कौन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 40 करता है। आगे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के कैसे कार्य निर्धारित किए गए हैं? कैसे कार्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद और इसकी न्यायपीठ लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किसमें की गई है? तो ये अनुच्छेद 169 में। आगे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस विधि और भारित होते हैं? किस विधि और भारित होते हैं? तो ये राज्य की संचित निधि पर होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद के सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो ये किसमें? तो ये 169 में। आगे हैं, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बेगर किसका? तो ये बेगर राज्य के राज्यपाल की संतृप्ति के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र सिफारिश की थी। कब किया? कौन किया था? तो ये किया था आपका बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। आगे हैं, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है विधानसभा में सरकार का अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति को विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, उच्च न्यायालय पर परामर्श करने के लिए। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हैं 13 नंबर में, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसमें? तो उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। आगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये था सरोजिनी नायडू थे। आगे, निम्न में से कौन सा जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है? कौन होता है? तो कौन निर्वाचित होता है? तो ये होता है आपका प्रधान होता है और सरपंच होता है और पंच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, भारत में किस राज्य में विधान परिषद की सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसमें की जा सकती है? तो ये राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, उत्तर प्रदेश की किसी नगर में मेयर क्या होता है? तो मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है और नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का 3 सभापति होता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही है? के पद पर रही है? तो कितनी रही है? तो ये अब तक 2 रही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? इनमें से कौन मुख्यमंत्री पद
पर नहीं रहे हैं। तो ये हैं कृष्णचंद्र पंत, कृष्णचंद्र पंत। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये था पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये था श्रीमती सुचेता कृपालनी। आगे हैं कथन ए, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। और कथन आर में यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, ए सही है और आर क्या है? गलत है। आगे हैं 23 नंबर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 100 है। उत्तर प्रदेश के 4 छोटे प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 21 नवंबर 2011 को। 21 नवंबर 2011 को हुआ था। आगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है आपका 403। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये था गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत थे। आगे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 8 मार्च 1952 को। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनी कौन बनी है? तो ये बना है सुश्री मायावती। आगे हैं उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? तो ये 1975 को। विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया था, तो ये क्या था? ये श्री बनारसी दास। आगे हैं उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 अप्रैल 1937 को। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहा? कौन नहीं रहा है? तो ये एनडीए तिवारी। आगे हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? कितने ग्राम पंचायत हैं अभी? तो ये लगभग 5252। आगे हैं 34 नंबर में उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त कौन थे प्रथम? तो ये था विश्वभर दयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्न में किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? किसने नहीं संभाला था? तो ये श्रीचंद्र भानु गुप्ता ने। आगे हैं उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को। आगे संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो पहला राज्यपाल कौन था? तो ये था होमार्जी फिरोज शाह मोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था पुरुषोत्तम दास टंडन। किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? किस जनपद में है? तो ये हैं आपका प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। प्रथम सभापति कौन थे? तो ये चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा के कितनी सीटें हैं? तो ये 31 सीटें हैं। आगे राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो किसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव होता है। उत्तर प्रदेश में राज्य का विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। आगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तब कब हुआ था? ये 1886 में। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1916 में। आगे हैं उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई?
तो ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1961 से 62 ईस्वी में। राज्य मानवाधिकार आयोग की गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? कब किया गया था? तो ये किया गया था 2002 को किया गया। आगे राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया? तो ये 2005 को। आगे भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन थे? कौन थे इसका जनक? ये था लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति भारत की नहीं है? तो यह है NR नारायण मूर्ति समिति। आगे हैं, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत के? तो ये था PV नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? तो किस में है ये? तो ये अनुच्छेद 243A में, 243A में है। आगे हैं 54 नंबर, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत सामान्य कार्यकाल है। ग्राम पंचायत के सामान्य कार्यकाल कितना है? तो यह 5 वर्ष का होता है। आगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? किसमें किया गया है? तो ये किया गया 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 273D में। अनुच्छेद 273D में दिया गया है। आगे 58 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? किसमें है? तो अनुच्छेद 373D में है। आगे, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, कौन करता है? तो ये करता है राज्य के राज्यपाल करता है। आगे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग का पंचायतों का चुनाव संबंधित था? कौन था? तो ये था आपका, ये था अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के। आगे हैं, भारतीय संविधान का किस अनुसूची के में नगरपालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है? तो कौन है? तो ये है 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।